हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। मित्रों, आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस वीडियो में आप सबको यूपी पीजीटी के लिए एक नया पैटर्न पर आधारित 125 प्रश्नों की श्रृंखला आप सबको देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और नए तरीके से जो सन 2023 परीक्षा में हूबहू आप सबको मिल सकते हैं, ऐसे तो संभावना पूरी है और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को लेने की और आएंगे ऐसे ही प्रश्न। तो हम सब मिल कर के देखते हैं आज की वीडियो के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यूपी पीजीटी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिक देरी ना करते हुए। और कहना चाहूँगा, जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने मित्रों तक। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कराने का जो हमारा इरादा है वो कराएंगे और आप सबको अच्छे से अच्छे प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। रीतिकाल का कौन सा नाम नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल रीतकाल का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर मध्यकाल का रीतकाल का नाम है, पूर्व मध्यकाल जो है भक्तिकाल का नाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे और सही विकल्प को ही हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 है, शिव सिंह सरोज नामक कृति किस लेखक की है। तो शिव सिंह सरोज ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है। तो वल्लभाचार्य का संबंध सी पुष्टि संप्रदाय से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुष्टि संप्रदाय। प्रश्न नंबर 5 है, साहित्य लहरी के कृतिकार कौन है। साहित्य लहरी के कृतिकार कौन है। तो उत्तर हो जाएगा ए सूरदास। प्रश्न नंबर 6, रसमंजरी इनमें से किस कवि की कृति है। रसमंजरी किस कवि की कृति है। ऑप्शन ए सही जवाब, नंददास। रसमंजरी नंददास की है। अगला है प्रश्न 7 है, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा है। तार सप्तक का संपादक रहा है, तो इनमें से कौन सा। ऑप्शन बी अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय रहे हैं। 7 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है। प्रयोगवादी कवि कौन है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अज्ञेय। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मधुशाला के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये सब रचनाएं हरबंस राय बच्चन जी की हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरबंस राय बच्चन यानी बच्चन जी। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है। तो बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आत्मकथा, हरबंस राय बच्चन। प्रश्न नंबर 11 है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कामायनी किस काल की रचना है। तो कामायनी किस काल की रचना है। आसान सा प्रश्न है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, छायावाद की कवि है, छायावादी रचना है कामायनी जयशंकर प्रसाद की। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, पल्लव के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो पल्लव किसकी है, तो आप लोग जानते हैं किसकी है। 13 का विकल्प नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत, यानी सिर्फ पंत उपनाम है इनका दिया गया है। तो 13 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है।
बहुत आसान सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। वेदना के कवि किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक फेंक, जिस पथ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक। तो यह पंक्ति किस कवि की है? आसान सा है बहुत अच्छे से, और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा सर इस प्रश्न पंक्ति को पहचानने में, तो सभी लोग जान गए होंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन है, लेकिन आसान सा प्रश्न है, रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, स्था धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? स्था धातु, स्था का तिष्ठत हो जाता है, तो 17 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, तिष्ठति। स्था का तिष्ठति हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, पिब धातु को लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। पिब धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है? तो अच्छा है प्रश्न और आसान सा है, तो पिबंतु बनता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिबंतु। पिबति पिबिता पिबंतु बन जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो गम धातु का विधिलिंग लकार में कौन सा रूप बनता है? तो देखते हैं 19 का ऑप्शन बी, गच्छेताम गच्छेतम बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गच्छेतम। अगला है प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, भू धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो 20 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अभवम बनेगा। अगला है, यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयनित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। डंके की चोट कहना, डंके की चोट कहना यानी स्पष्टता से कहना, स्पष्टता से कहना। 21 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, स्पष्टता से कहना। अगला है प्रश्न नंबर 22 है, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, विपत्ति में धैर्य धारण करना, कलेजे पर पत्थर रखना बराबर होता है। प्रश्न नंबर 23 है, औंधी खोपड़ी का होना, औंधी खोपड़ी का होना। 23 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी यानी मूर्ख। अगला है प्रश्न नंबर 24 है, कूप मंडूका होना, यानी कूप मंडूका होने का तात्पर्य क्या होता है? सीमित ज्ञान होना, सीमित ज्ञान होना कूप मंडूका होना। अगला है प्रश्न नंबर 25 है, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर यानी निरक्षर होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। और प्रश्न नंबर 26 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? हमने टीजीटी प्रैक्टिस सेट में हमने ट्रिक भी बताई थी, कैसे तार सप्तक को हम पहचान सकते हैं। तो तार सप्तक, तीसरे तार सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, किस काव्यधारा को मार्क्सवाद की साहित्यिक संस्करण कहा गया है? किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है? प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, प्रगतिवाद को, प्रगतिवाद को। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से कौन सा दूसरा शतक का कवि है? कौन सा दूसरा शतक का कवि है पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी,
शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो है दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला है प्रश्न नंबर 29 है, आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी किसकी है? आसान सा प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आत्मजयी रचना कई बार पूछी गई है। तो 29 का सी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, कनुप्रिया किस विधा की रचना है? कनुप्रिया किस विधा की रचना है? 30 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, काव्य है। अगला है, कुछ नोट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद करना है। प्रश्न नंबर 31, उल्लेख। उल्लेख में कौन सा सही संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा? उल्लेख तो क्या हो जाएगा? 31 का बी, उत प्लस लेख। उत प्लस लेख सही हो जाएगा। प्रश्न है 32, व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यड़ संधि है। व्याप्त में यड़ संधि है। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 33 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नी प्लस ऊन। नी प्लस ऊन न्यून हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है प्रश्न नंबर 35 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 35 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन सी, 35 का सी। प्रश्न नंबर 36 है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह पंक्ति किस कवि की है? तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है, भारतेंदु की है। प्रश्न नंबर 37 है, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी। तो रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? आसान सा प्रश्न और इम्पॉर्टेंट भी है। तो 37 का विकल्प नंबर डी से जाएगा, 1631 विक्रमी संवत में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी। अगला है प्रश्न नंबर 38 को है, देखते हैं। अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्णायन अवधि में रचित महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 39 है, टूटना कहानी के लेखक कौन है? तो टूटना कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर ए सही होगा, राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 40 है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास कब हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो 40 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, सारस्वनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 41 है, यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों को सही समास यहाँ पर बताना है। तो समास बताना है, देखते हैं कौन सा है। आमरण, आमरण में कौन सा समास है? 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आमरण। यहाँ पर अव्यय है तो इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा, आमरण। 42 है, कोशकार। कोशकार में कौन सा समास है? तो कोशकार 42 का सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 42 का सी। प्रश्न नंबर 43 है, देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? 43 का विकल्प नंबर डी सही होगा, द्वंद्व समास। देव और असुर, देव धन असुर, यहाँ पर विच्छेद कर देंगे तो निकल के आ जाएगा देव धन असुर। तो देवासुर में द्वंद्व हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44 है, पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्विगु समास। संख्यावाची है पंचामृत, 5 अमृत, 5 प्रकार का अमृत, या 5 प्लस अमृत विच्छेद हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 45 है, देहलता। देहलता प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर
डी कर्मधारय। विकल्प नंबर डी 45 का डी हो जाएगा कर्मधारय। प्रश्न नंबर 46 है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा? 46 का डी सही हो जाएगा बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 47 है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 47 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 52। प्रश्न नंबर 48 है प्रेमखानक कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्रेमखानक कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? 48 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा सूफी कवि। सूफी कवि। प्रश्न नंबर 49 है संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? 49 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए अब्दुल रहमान। अगला है प्रश्न नंबर 50 है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव बी 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 50 का बी 4 प्रकार के अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अगला है निम्न वर्ण किस प्रकार के हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। गा का उच्चारण स्थान क्या है? 51 है। प्रश्न गा का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 53 है इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है? कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है? तो 53 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा ला ऊष्म नहीं है, बाकी सा तीनों ऊष्म है। और प्रश्न नंबर 54 है घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है, बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 55 है जा का उच्चारण स्थान क्या है? तो जा का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालव्य है। प्रश्न नंबर 56 है निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चयन करना है सही कोड का, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा मिलान करते हैं हम लोग। तो ए काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट की है। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। और रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ का है। तो इस प्रकार से मिलान करते हैं कौन सा सही हो जाता है। तो A2 B3 और C4 और D1 चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा A2 B3 C4 D1 तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। 56 का सी सही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है रस सूत्र किस आचार्य की देन है? तो रस सूत्र किस आचार्य की देन है? प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा भरत मुनि की देन है रस सूत्र, भरत मुनि की। अगला है प्रश्न नंबर 58 है निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम के में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ए भामा दंडी मम्मट विश्वनाथ। 58 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी शूद्रक। शूद्रक है मृच्छकटिकम के रचयिता, शूद्रक है, मोस्ट है। अगला है निर्देश दिया गया है नोट निम्न शब्दों के उपयुक्त समानार्थी का चयन कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। चयन कर सही विकल्प का चयन करना है। तो कंचन दिया गया है शब्द यहाँ पर, कंचन का समानार्थी क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 60 का बी सही हो जाएगा, कंचन माने सोना होता है। प्रश्न नंबर 61 है सोम। सोम का जो समानार्थी क्या है? तो सोम का हो जाएगा चंद्रमा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है सिखी। सिखी क्या क्या हो जाएगा? तो सिखी 62 का ए मोर, सिखी माने मोर होता है। प्रश्न नंबर 63 है 63 है इनमें से कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं है? कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं है? 63 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा आही नहीं है। प्रश्न नंबर 64 है इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो
प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घोड़े का नहीं है। प्रश्न नंबर 65 है, युगे युगे क्रांति के रचयिता कौन है? तो युगे युगे क्रांति के रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 का डी। अगला है प्रश्न नंबर 66 है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? 66 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, शारदिया। शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 67 है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1936 से 1943 ईस्वी। 1936 से 1943। अगला है प्रश्न नंबर 68 है, लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है? तो मोस्ट है, लाल पान की बेगम कहानी के रचनाकार कौन है? 68 का विकल्प नंबर डी सही का, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है प्रश्न नंबर 69 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, उदंत मार्तंड नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कलकत्ता से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड कलकत्ता से 1826 पंडित जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित कराया गया। और प्रश्न नंबर 71 है, वर्तनी, यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है 71 में। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 71 का ऑप्शन हमारा आर्द्र सी सही हो जाएगा, आर्द्र सही लिखा है। अगला है प्रश्न नंबर 72 है, प्रश्न नंबर 72 है, मानवीय, इसमें 72 में कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका मानवीकरण, मानवीकरण सही हो जाएगा 72 का ए। प्रश्न नंबर 73 में कौन सा सही हो जाएगा? 73 का बी सही हो जाएगा, उपर्युक्त। 73 का बी सही हो जाएगा, उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 74 का हमारा बी सही हो जाएगा, सहस्त्र। सहस्त्र जो है सहस्त्र, ये सहस्त्र सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, इसमें डी सही हो जाएगा, 75 में डी उपलक्ष्य। 75 में डी उपलक्ष्य। प्रश्न नंबर 76 है, 76 को देखते हैं, इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? मोर का तत्सम क्या है? मोर का तत्सम क्या है ये पूछा गया है, तो मोर का तत्सम पूछा गया है मयूर, बी सही हो जाएगा, मयूर। प्रश्न नंबर 77 है, बछड़ा किस शब्द से विकसित है? बछड़ा किस शब्द से विकसित है? 77 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वत्स से, वत्स से। प्रश्न नंबर 78 है, साखी का तत्सम है? साखी का तत्सम है साक्षी। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, साक्षी। प्रश्न नंबर 79 है, पारा किस शब्द का तद्भव है? पारा किस शब्द का तद्भव है? प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, पारा पारद का है। प्रश्न नंबर 80 है, भौजाई का तत्सम होगा? भौजाई का तत्सम होगा, तो 80 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भ्रात जाया। भ्रात जाया, भौजाई का भ्रात जाया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है बी, और 81 है, जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 82 है, प्रश्न नंबर 82 को देखते हैं, अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रश्न नंबर 82 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, गुरु के समीप रहने वाला व्यक्ति अंतेवासी कहलाता है। प्रश्न नंबर 83 है, प्रभाती का तात्पर्य है? प्रभाती का तात्पर्य क्या है? 83 का विकल्प नंबर ए सही होगा, प्रभात में गाया जाने वाला गीत प्रभाती कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 84 है, मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मृगनयनी होगा, मृगनयनी होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न सॉरी मछली जैसी आंखों वाली के लिए मीनाक्षी होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी सी, ऑप्शन सी मीनाक्षी होगा। मृगनयनी मृग के यानी हिरण के जैसे आंखें रहने वाली के लिए मृगनयनी होता है। तो
यहाँ पर सुधार कर लेंगे। प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं। 100 वर्ष के समय को क्या कहेंगे? तो 100 वर्ष के समय को जाहिर सी बात है शताब्दी कहेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 86 है। निम्नलिखित वाक्यों में के जिस भाग में अशुद्धि है उसका चयन कीजिए। यहाँ पर अशुद्धि चयन करना है, थोड़ा सा नए तरीके का प्रश्न है, तो देखेंगे। मेरे को कल आगरा जाना है, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें बताना है, इसमें 4 खंड किए गए हैं। मेरे को अलग है, कल आगरा अलग है, जाना है अलग है, कोई त्रुटि नहीं है अलग है। तो कौन सा सही जवाब? मेरे को कल आगरा जाना है, तो मुझे कल आगरा जाना है ऐसा कह सकते हैं। 86 प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर हमारा ए से, यानी मेरे को नहीं कह सकते हैं, मेरे को कह सकते हो। ए में हमारी त्रुटि है, उसको हम सही कर देते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 86 का ए। इसी प्रकार से 87 है। बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं है। बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न नंबर 87, देखिए भारी भरकम, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये बहुत भीड़ थी। भारी और भरकम दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो हम यहाँ पर बी को सही कर देते हैं। 87 का बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 88 है। उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। इसमें कौन सी त्रुटि है? तो 88 का विकल्प नंबर सौभाग्यवती पुत्री। अगर पुत्री लिखते हैं, उनकी पुत्री का विवाह 26 तारीख को हो, या उनकी सौभाग्यवती का विवाह 26 तारीख को हो, यानी एक शब्द ही होना चाहिए, दोनों शब्द नहीं होना चाहिए था। तो इसमें बी भी, इसमें भी बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। 89, देखिए साहित्य और जीवन का सही है। घनघोर, घनघोर क्या संबंध? कोई घनघोर नहीं, घनिष्ठ संबंध है, ऐसा होना चाहिए था। तो बी, यहाँ पर भी बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 90 है। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, कोई त्रुटि नहीं है। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, इसमें कोई सी त्रुटि नहीं है। लेकिन देखिए, आपका पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद यानी सहित, धन्यवाद के साथ प्राप्त हुआ, ऐसा हो सकता। आप किसी का पत्र हमें मिले तो धन्यवाद के साथ प्राप्त, यानी धन्यवाद तो उसमें होगा ही, जाहिर सी बात, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सकुशल प्राप्त हुआ ऐसा कह सकते थे। तो बी, इसमें भी हमारा बी सही हो जाएगा, 90 का बी। प्रश्न नंबर 91 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो बी सही हो जाएगा, रति। प्रश्न नंबर 92 है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक किसका है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, करुण का। करुण का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 94 है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो बी रस है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 94 का ए। प्रश्न नंबर 95, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न को कायदे से देखिएगा। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर उपमा होता है भाई, उपमा होता है। और जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, अभेद रहित आरोप, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाए समानता दिखाते हुए, तो वहाँ पर रूपक हो जाता है। तो यहाँ पर उपमेय होगा। 95 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 96 को देखते हैं। जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो आसान सा प्रश्न है, 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 97 है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 98 रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 99 है प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 99 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 100 है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 100 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला है प्रश्न 101 है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। कुछ रचनाएं दिए गए, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं और सही विकल्प का कोड के माध्यम से बताना है। प्रश्न नंबर 101 का कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं, चलिए मिलान करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है काठ की घंटियां हैं, ऐसे मिलान करते हैं। कुंवर नारायण का जो है हो जाएगा चक्रव्यूह, कुंवर नारायण चक्रव्यूह। जयशंकर प्रसाद का आंसू हो जाएगा और बचा अज्ञे का इत्तलम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है देखते हैं। ए का दो एक ही में है, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 102 है, गीत फरोश नामक कविता के रचयिता हैं। गीत फरोश नामक कविता के रचयिता कौन है? 102 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 103 है, नागार्जुन का संबंध किस काव्य धारा से है? तो नागार्जुन का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रगतिवादी काव्य धारा से है। अगला है प्रश्न नंबर 104 है, वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रीति। 104 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 105 है, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? 105 का ए सही जगह तत्सम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 106 है, देशज शब्द का अभिप्राय क्या है? तो 106 का विकल्प नंबर हम देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, देशज शब्द का अभिप्राय। 106 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, जिनकी उत्पत्ति ज्ञात ना हो उन्हें देशज कहते हैं। यानी जो पैदा हुई, कब उनका निर्माण हुआ, कब पैदा हुई, नहीं पता हो, वो देशज कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं? 107 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, भट्टनायक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 108 है, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? 108 को देखते हैं, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो 108 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, डॉट और कॉमा एक साथ लगा होता है, उसे अर्धविराम कहते हैं। प्रश्न नंबर 109 है, मुंह पे मुकुट घरे सोहत है, गोपाल में कौन सा दोष है? गोपाल में कौन सा दोष है? तो 109 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, ग्रामित्य दोष है। प्रश्न नंबर 110 है, हाइकू कविता का मूल स्थान क्या है? हाइकू कविता का मूल स्थान क्या है? तो डी, ऑप्शन डी, जापान। प्रश्न नंबर 111 है, यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति से जुड़ा सूत्र है? यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति से जुड़ा सूत्र है? 111 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, सप्तमी। प्रश्न नंबर 112 है, दृष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय है। दृष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 112 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, कृत्वा। प्रश्न नंबर 113 है,
अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 113 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, अभी। प्रश्न नंबर 114 है, विद्याधनम में समास बताइए। विद्याधनम में कौन सा समास है? 114 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 115, इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है? इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है? तो 115 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ऑप्शन बी, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की है। प्रश्न नंबर 116 है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रचनाओं को मिलान करना है और सही कोड का चयन करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। कालिदास की रचना कौन सी है? तो कालिदास की कुमार संभवम है, 3 से 1 को 3 से मिलाएंगे। श्रीहर्ष की नैषधि चरितम है, 4 से मिलाएंगे। और भारवी की किरातार्जुनीयम है और भवभूत की उत्तर रामचरितम है। तो इस प्रकार से 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 116 का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए को 3, बी को 4, सी को 1, डी को 2। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 116 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 117 है, इनमें से एक रचना बृहत्त्रयी में आती है, उसे छांटिए। इनमें से एक रचना बृहत्त्रयी में आती है, उसे छांटिए। 117 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी में आती है। प्रश्न नंबर 118 है, कुवलयानंद के रचयिता का नाम है। कुवलयानंद के रचयिता का नाम क्या है? 118 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अप्पय दीक्षित। प्रश्न नंबर 119 है, काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो काव्य मीमांसा किसकी कृति है? प्रश्न नंबर 119 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, राजशेखर की काव्य मीमांसा है। प्रश्न नंबर 120 है, संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया गया है। तो 20 का राजभाषा, ऑप्शन ए, 20 का ए सही हो जाएगा, राजभाषा घोषित किया गया। अगला है प्रश्न नंबर 121 है, मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 121 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बिहारी। प्रश्न नंबर 122 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, प्रश्न नंबर 123 को देखते हैं, काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा दी है। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा काव्य की यह शोभा किसने दी है? तो 123 का विकल्प नंबर सी से जगह आचार्य वामन ने। प्रश्न नंबर 124 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड के माध्यम से सही जवाब का चयन करना है। तो देखते हैं कौन सही हो जाता है 124 का। तो मिलान कर लेते हैं पहले। यशपाल की रचना कौन सी है? झूठा सच है, यशपाल की रचना झूठा सच है। वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी है और भीष्म साहिनी की तमस है। मनोहर श्याम जोशी की कुरकुर स्वाहा। तो ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा सही हो जाता है। ए 3 है, बी 4 है, ए 3 है, बी 4 है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाता है, इसका 124 का ए सही हो जाता है। आज की वीडियो का अंतिम और 125 नंबर का प्रश्न है, राजन शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा। राजन शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? 125 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, राजभी। तो इस प्रकार से 125 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हम पढ़ चुके हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं आप। और अच्छे प्रश्न हैं और दोबारा जितनी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आखिर प्रश्न जाएगा कहाँ से? तो 100% प्रश्न आ ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। और जो चैनल पर पहली बार मित्र हैं हमारे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।